नमस्कार साथियों। आप लोगों की जैसे कि डिमांड की गई थी कि सर सभी सब्जेक्ट के जो है 20 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, तो उनके सभी जो है एमसीक्यू करा दीजिए। तो उसी क्रम में मैंने जो है आज हिंदी का जो टर्न है, तो मैंने हिंदी का जो है सब्जेक्ट चुना है और इसके 20 नंबर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 20 में 20 नंबर ला पाएंगे। तो कैसे आप ले आएंगे, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। और मैं इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास किया हूं जो कि बिल्कुल एग्जाम में आ जाएं। तो परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अति आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करिए, तो मैंने यही प्रयास किया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का जवाब आप में से कितने लोग दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और चतुरसेन शास्त्री। तो ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित एक क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि वास्तव में परीक्षा में आने लायक हैं और आने की प्रबल संभावना है। तो इन सारे प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं। ऐसा भी न मानिए कि हम जो प्रश्न बता रहे हैं केवल उन्हीं को पढ़िए, आप इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा में आप पढ़ के जाइए ज़रूर, ठीक है। तो इन प्रश्नों को तो ज़रूर देख के ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि पहला ही प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं। क्या विष्णु प्रभाकर हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या प्रेमचंद, या चतुरसेन शास्त्री। तो एकदम सही ऑप्शन अगर आप लोग लगा दिए हैं विष्णु प्रभाकर, तो आपका 1 नंबर एकदम सॉलिड हो गया, क्योंकि विष्णु प्रभाकर ही अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोग अपने आकलन को करिए कि आप परीक्षा 2 दिन बाद आप देने जा रहे हैं। देखिए कितना तैयार किए हैं आप, क्या आप ये 20 नंबर लाने में सक्षम हैं। शुक्ल युग के दूसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार। यहाँ पे देखिए आलोचक और निबंधकार की बात हो रही है। और कैसे, किस युग की बात हो रही है? शुक्ल युग की। किस युग की? शुक्ल युग की। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? क्या वो उनका नाम रामचंद्र शुक्ल है, या राधा चरण गोस्वामी है, या प्रताप नारायण मिश्र है, या राधा कृष्ण दास है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोगों ने याद किया है तो सही लगा लेंगे, नहीं याद किए हैं तो आज के ही आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो जैसा कि शुक्ल युग की बात है, तो आप निश्चित रूप से रामचंद्र शुक्ल पर जाएंगे, और ये एकदम सही भी आंसर है कि रामचंद्र शुक्ल जी ही शुक्ल युग के सशक्त आलोचक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आलोचक और निबंधकार की बात हो रही है। तो रामचंद्र जी बिल्कुल आलोचक और निबंधकार के लिए तो जाने ही जाते हैं। तो एकदम संपूर्ण आपको हमने संपूर्ण कलेक्शन दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। जरूर एग्ज़ाम देने से पहले हमारे इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको रिपीट करके जाइएगा। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो बात आती है नई कविता की, इसमें पूछ रहा है साथियों विशेषता। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि बौद्धिकता की प्रधानता होनी चाहिए, या फिर ख ऑप्शन देखते हैं अति यथार्थवादी दृष्टि को, या फिर छंद योजना में नवीनता होनी चाहिए, या फिर घ ऑप्शन है सामाजिक असमानता। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे हिंदी में टॉपिक, नई कविता की जो सबसे मेन विशेषता होती है, यानी कि क्या चीज़ नई कविता में होनी ही चाहिए, तो वो होनी चाहिए क्या कि बौद्धिकता की प्रधानता अति आवश्यक है। बौद्धिकता की प्रधानता जरूर होनी चाहिए। ऐसे जैसे हमारे प्यारे बच्चे जितने भी हिंदी की तैयारी कर लिए होंगे, उनके लिए यह एकदम से रामबाण होगा। क्यों रामबाण होगा? क्योंकि आप यह अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। तो 20 नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं और 20 में 20 करके आएंगे, ये मेरा पक्का दावा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? क्या वो धर्मवीर भारती हैं, या गजानन माधव मुक्तिबोध है, या फिर सहीवा अज्ञेय हैं, या रामनरेश त्रिपाठी हैं।
तो पहली बात तो आपको आंसर टिक लगाना है। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन आपको हम और दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन के क्रम में जैसे कि आपने देखा कि आंगन के पार द्वार, तो इसके जो हमारे रचयिता साहब हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी ख ऑप्शन। तो एक तो क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरी चीज ये जो स ही वा अज्ञेय, यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, सच्चिदानंद, क्या है, सच्चिदानंद, 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 ये स से हो गया, ये किससे हो गया, स से हो गया, सच्चिदानंद। अब ही से यानी हीरानंद, क्या हो जाएगा, हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद। अब वा से हो जाएगा वात्स्यायन, क्या हो जाएगा, वात्स्यायन, वात्स्यायन। और अज्ञेय, लेकिन इनका सबसे ज्यादा नाम प्रचलित है अज्ञेय, लेकिन हो सकता है अज्ञेय का पूरा नाम पूछ ले कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और ये किसके रचयिता हैं, ये आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एकदम आप मान के चलिए कि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो शुक्ल युग के कला विधि अर्थात कालावधि, कालावधि का मतलब समय, कालीन, कब से कब हम शुक्ल युग को मान सकते हैं। तो क्या वो 1850 ईस्वी से 1900 तक है, या फिर 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो आप बताइए, आप तैयार किए हैं, आप याद किए हैं, आप एक साल से पढ़ रहे हैं, तो आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं हिंदी की, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अर्थात 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 2 दिन मात्र बचा है। 16 तारीख को साथियों आपका एग्जाम है, और इस समय भी अगर आप हमारे इन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जान लीजिए कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस बार शासन बहुत सख्त रहेगा, नकल की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर देख कर जाइए। क्लास में परीक्षा देने से पहले उसको ज़रूर देख कर जाइए, पढ़ कर जाइए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, छायावादीन युग, छायावादोत्तर युग, है ना। इसके मेन कवि तो बहुत होते हैं, लेकिन इसके जो मेन कवि हैं उनका क्या नाम है। तो छायावादोत्तर की जब भी बात आए तो याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे मेन कवि, जी हाँ, छायावादोत्तर युग के सबसे मेन कवि के रूप में मशहूर हैं, जाने जाते हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। और रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो मैंने अभी बताया भी है कि शुक्ल युग, हमने आपको बताया था ना, शुक्ल युग, तो रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा तगड़ा सा क्वेश्चन आने वाला है। बेहतरीन क्वेश्चन आ गया भाई, एकदम आप इसको याद कर लीजिए, और अभी हमारे वीडियो ख़त्म ना हो उससे पहले याद होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इस बार के एग्ज़ाम में 16 फरवरी को, याद रखिएगा 16 फरवरी को ये एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो देर किस बात की है, बस आपको वीडियो को डाउनलोड करना है। अगर न डाउनलोड कर सकिए तो देखकर नोट्स बना लीजिए। तो खैर, अगर आप नोट्स भी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो केवल एक बार देख कर ही जाइए, कम से कम वीडियो डाउनलोड रहेगा तो आप देख लेंगे। तो रस मीमांसा, पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं। क्या वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर गुलाब राय जी हैं, या भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, या जयप्रकाश भारती जी हैं। तो अच्छा, जयशंकर जी का नाम याद आ गया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको अलग से ही बता दे रहे हैं।
जयशंकर प्रसाद के नाम से एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। इनकी एक रचयिता पूछी जाती है जयशंकर प्रसाद जी की, जिसका नाम होता है कामायनी। क्या होता है? कामायनी। तो इसको जरूर याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रमुख रचना है कामायनी। तो खैर इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो जयप्रकाश भारती ये ऑप्शन है। तो आज याद रखिए कि रस मीमांसा की बात हो रही है, तो ये भी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप समझ लीजिए कि हिंदी इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी के विधा को परिवर्तित करने में, हिंदी साहित्य को चरम तक पहुंचाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत बड़े, अर्थात बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। अब बात करते हैं रसिक प्रिया के रचनाकार की। क्या रसिक प्रिया के रचनाकार? जी हाँ, आचार्य केशव दास जी हैं। कौन है? आचार्य केशव दास जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि केशव से रिलेटेड, यानी केशव दास से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप खराब मत करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएंगे और इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल, अगर आपके पास आपके सर ने एक नोट्स बनवाया है तो नोट्स में देख लीजिए, विद्या क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, कुछ भी में, लेकिन पढ़ के जरूर जाइएगा। और नहीं तो मेरा वीडियो तो है ही, आप मेरे वीडियो को जरूर देख कर जाइए। परीक्षा देने से पहले एक रात पहले जरूर देखिएगा। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि, तो जैसा कि आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त एकदम मशहूर हैं, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जी हाँ, 20 क्वेश्चन मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये 20 क्वेश्चन MCQ होता है, बहुविकल्पी होता है। आपको यही क्वेश्चन उसमें OMR सीट पे गोला करेंगे, OMR सीट पर गोला करेंगे। अब मैं साथियों आप लोगों को OMR भरना भी सिखाऊंगा। बस एक दिन की बात और है, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है तो मैं उसका एकदम एडमिट कार्ड में जैसे भरा जाए है उसी तरह से मैं आपको भरना सिखाऊंगा, एडमिट कार्ड के द्वारा देखकर। ठीक है, कि उसमें रोल नंबर क्या क्या उसमें ऑप्शन आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको OMR सीट पे मैं भरना सिखा दूंगा, जिससे कि आप अगर OMR सीट गलत भर देंगे तो आपके जो 20 नंबर की तैयारी चल रही है ये एकदम खराब हो जाएगी, एक भी नंबर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए साकेत, वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन आ गया। साकेत महाकाव्य, पहला क्वेश्चन तो ये कि साकेत है क्या? ध्यान से देखिएगा, साकेत क्या है? तो याद रखिएगा, साकेत एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और ये एक महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ, छायावादी। देखिए आ गया फिर छायावादी युग। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रमुख लेखक की। तो लेखक कौन है इसके प्रमुख? राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं छायावादी युग के प्रमुख लेखक। यही सब क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, और इसके अतिरिक्त आप और भी अपने से इम्पॉर्टेंट या आपके जो सर बताए हों सब इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाइए। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? कश्मीर और सुषमा, तो याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा सप्तक। जी हाँ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये सब जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं वैसे ही आपके मुंह में आंसर आ जाना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने तीसरा सप्तक बोला तो आपको खट से 1959 आ जाना चाहिए, तब मानी जाती है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। और आपका अगर हिंदी में, मान के चलिए ध्यान से देखिए, हिंदी में आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल यानी 30 नंबर आपका स्कूल से मिल जाएगा, प्लस 20 नंबर अगर आपने ऑप्शन मार दिया तो 30-20 हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा? 30-20 हो गया 50। अब बचता कितना है आपका? आपको चाहिए 50 नंबर और, तो आप 50 नंबर रिटर्न से, यानी कि निबंध है, जीवन परिचय है ना, और सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कम से कम 40 नंबर का भी अगर आपने कर लिया, संस्कृत परिचायिका में से है,
अग्रपूजा खंड काव्य है, तो आपका कम से कम 50 और 40 अगर आपको जोड़ लिया जाए तो आ जाता है 90+। कितना? 90+। तो आपके हिंदी में अगर 90+ नंबर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है, और इतना मिलना भी चाहिए, 90+ आपका होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम तैयारी एकदम अपने आखिरी सीमा पहुंचा दीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं, 2 दिन का समय मात्र बचा है। निम्न में से रीतकाल को अन्य किस नाम से, अर्थात रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा रीतकाल का दूसरा नाम, देखिए एक अलंकृत काल भी बोलते हैं रीतकाल को, और जो है श्रृंगार काल, दोनों होता है। तो याद रखिएगा रीतकाल बराबर, थोड़ा सा मैथ भी देख लीजिए, रीतकाल बराबर इज इक्वल टू अलंकृत, अलंकृत, ठीक है, लव भूल गए क्या, यहाँ लिख दें अलंकृत और श्रृंगार, अलंकृत और श्रृंगार, ये दोनों हो जाता है, ठीक है। ये रीतकाल के नाम से दोनों जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो इनको बिल्कुल मत भूलिएगा, आचार्य केशवदास जी हैं। जी हाँ, रसिक प्रिया आचार्य केशवदास, रसिक प्रिया आचार्य केशवदास। तो इनको एकदम याद कर लीजिए, बिल्कुल भूलना नहीं है, परीक्षा में बिल्कुल करके आना है भाई, एकदम कोई दो राय नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने मुक्तक काव्य के कवि की। किसके? मुक्तक काव्य के कवि कौन है? तो जी हाँ बिल्कुल, बिहारी जी। कौन है? बिहारी जी। मुक्तक काव्य और बिहारी का संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। हमारे 20 क्वेश्चन थे, आप बताइए कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आए, कितने सही गए, और कितने आपको आ ही नहीं रहे हैं, यानी कि गलत कर लिए हैं। तो अगर आप 20 में से 15+ कर रहे हैं तो ठीक ठाक आपकी तैयारी है। अगर आप 18+ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी जा रहे हैं। अगर आपके 20 में 20 सही हैं तब तो अब कहना ही क्या है। तो चलिए बात करते हैं प्रयोगवादी युग की। किसकी? प्रयोगवादी युग की, समय की। कालावधि का मतलब होता है समय। परीक्षा में अगर समय नहीं दिया, कालावधि ज़्यादातर देता है, तो याद रखिएगा उसके समय को पूछ रहा है कि कब से कब को माना गया है। तो प्रयोगवादी का याद रखिएगा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि जो कालावधि है, अर्थात हमारे अभी इसी क्लास में जो मैंने कालावधि के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, याद रखिएगा वो सब नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिए, क्रम से नोट कर लीजिए, क्योंकि कालावधि से 1 या 2 क्वेश्चन, या तो कम से कम 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन 100% आने तय हैं। कालावधि से जितने भी क्वेश्चन आप जानते हो उनको जरूर पढ़िए, समय जरूर पूछेगा। भारतीय इतिहास का समय पूछ सकता है, हिंदी इतिहास का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, तो इनको जरूर नोट कर लीजिए। और हमारे ये देखिए रीत काल का कालावधि आ गया, तो अर्थात अब इनको नोट करिए कि रीत काल का, अभी आपने ऊपर देखा, अब फिर रीत काल की कालावधि, तो याद रखिएगा 1643 से 1843 ईस्वी तक, अर्थात 200 वर्ष। कितने वर्ष माना गया? 200 साल रीत काल के समय था, समझ लीजिए 200 साल बहुत होता है। तो 1643 से 1843 की बात अगर किया जाए तो करेक्ट 200 साल है। तो ये है रीत काल का। अब ऐसे ही याद करिए, रीत काल की कालावधि 200 वर्ष है, अर्थात कब से कब तक? तो ऐसे देखिए 1643 और 1843, ये दोनों याद हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है? 200 का अंतर आ रहा है। कितने का? 200 का, अर्थात 200 ईयर्स का, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँ समयावधि वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। जी हाँ, ये देखिए अब आ गया आधुनिक काल की समय अवधि, अब वर्तमान समय की अवधि। तो याद रखिएगा 1843 से वर्तमान तक, यानी आज तक जितना जो भी समय ये गुजर रहा है, इसको बोलते हैं आधुनिक वर्तमान, सॉरी आधुनिक काल का समय। ये आप बस स्टार्टिंग टाइम इसका याद रख लीजिए 1843, यानी यहाँ से आधुनिक काल शुरू हो जाता है और अभी तक चल रहा है। अगर बात किया जाए
अगर इस समय चल रहा है 2023, कितना चल रहा है 2023, और वर्तमान समय यानी आधुनिक काल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1843 से। अगर इनको देखा जाए तो कितने ईयर हो गया, देखिए 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, ये उसको कैरी दे देगा उधार, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 आ गया, यहाँ बचेगा अब 9, 9 में से 8 गया 1, यानी लगभग 180 वर्ष हो रहा है। कितने, 180 वर्ष चल रहा है। ये हो रहा है वर्तमान आधुनिक काल की समयावधि, यानी 180 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रसाल दशक। क्या है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो छत्रसाल दशक की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है, भूषण जी हैं। कौन है, भूषण जी हैं। बिल्कुल याद करके जाइए, एकदम पढ़ के जाइए, छत्रसाल दशक। हमारा अगला प्रश्न है कुमकुम। जी हाँ, कुमकुम किस विधा की रचना है, यानी विधा पूछ रहा है। ये कविता है कि निबंध है कि गद्य काव्य है कि नाटक है, क्या है? तो याद रखिएगा ये कविता है। क्या है ये, कविता संग्रह जिसको बोलते हैं, अर्थात कलेक्शन ऑफ पोएम्स। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ पोएम, अर्थात कविता का संग्रह। क्या है ये, कविता का संग्रह। कौन, इसका नाम क्या रखा गया, कुमकुम। याद रखिएगा ये कौन सी विधा है, कविता का संग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की कालावधि। जी हाँ, द्विवेदी युग आ गई। द्विवेदी युग वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे मैंने बार बार बता भी रहा हूँ कि समयावधि वाले यानी कालावधि, कालावधि को ही समयावधि बोलते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप रट जाइए और वो आने तय हैं। 1900 ईस्वी से अगर बात किया जाए तो 1918 तक है। कितने, 1918 तक है। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सॉरी साथियों, ये 20 क्वेश्चन आपके हमने कंप्लीट करवा दिए। एकदम कैसे क्वेश्चन ये है, मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जी हाँ, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी कि आप कितने नंबर ले आए हैं 20 में से। ये जरूर बताइएगा और अपना नाम लिखिए कि सर, अगर मान लीजिए आपका नाम उदित है, जी हाँ, आपका नाम उदित है और आपने जो है 19 नंबर ले आए हैं 20 में, तो बस ऐसे आप लिख दीजिए कि अपना नाम, और हमको मिला है 20 में से 19 नंबर। तो इस प्रकार से ये 20 नंबर का हमने जो है MCQ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं साथियों। इसी प्रकार से अब हमारा जो है अगला विषय 20 नंबर का पुनः आने वाला है। बिल्कुल धैर्य धारण रखिएगा, एकदम ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। बस इनको देख के जाइएगा बस, ठीक है। और अब हमारा अगला देखिए, अब हमने जो है इंग्लिश के दे दिए हैं और हिंदी का एक क्लास हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ हिंदी का जो है एक क्लास और 20 नंबर का एक और दे दूं, है कि नहीं। अब चूंकि परीक्षा एकदम पास में आ गई है तो हिंदी का ही अभी एक और मैं बनाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपका ये 20 नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 20 नंबर का मैं एक और क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा, और वो भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर हाल में उसमें हो सकता है। साथियों आपके जो है ना MCQ के अतिरिक्त आपको जो है लघु उत्तरी भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हम जरूर दे देंगे। कैसे, लघु उत्तरी दे देंगे, ठीक है, जिससे कि लघु उत्तरी भी क्वेश्चन आएंगे। और कुछ प्रश्नों के ऐसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, केवल उन प्रश्नों को ही लिख दिया जाएगा कि ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ ही मेरी ये क्लास समाप्त होती है। ज़रूर बताइएगा कि हमारे क्लासेज आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरा प्रयास यही रहता है साथियों कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी हेल्प हो जाए, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो, जी हाँ बिल्कुल, आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए नौकरी से, जी हाँ, नौकरी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी, बिल्कुल उससे अपडेट होने के लिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने उसमें पद हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ।
और अगर आपको अपडेट रहना है, आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।